हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जो पैरालिसिस हो जाता है, उसके बाद जो एक्सरसाइजेस करवाते हैं वो कैसे करवानी है, कितनी करवानी है और कब कब करवानी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में। आप ये देख सकते हैं, ये जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं इनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। इनको 2 साल हो गया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में और 2 सालों के बाद इनका अभी ये 18 साल की उम्र है इनकी। 16 साल की उम्र में ये पेड़ से नीचे गिर गए थे और कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई थी। उसके वहाँ अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें इंजरी हो गई थी। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, हमारे बॉडी में जो हाथ और पैर हमारे काम कर रहे हैं वहाँ तक ब्रेन से सिग्नल लेके आते हैं और नीचे सिग्नल्स हाथ पैरों में भेजते हैं, तभी हमारा मूवमेंट हो पाता है। जब भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो हमारा ये सिग्नल ब्रेकेज हो जाता है, यानी नीचे अच्छे से सिग्नल नहीं पहुंच पाता। तो ना सेंसेशन पता चलता है और ना ही कोई मूवमेंट हो पाता है खुद से इन द सेंस वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। वॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में रहता है मूवमेंट्स, और इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में मूवमेंट नहीं रहता है। तो जब ये 2 साल पहले इनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी तब तो इनको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पाता था। अभी आप देख सकते हैं स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, पैर अपने आप हिलते रहते हैं, इनको पता भी नहीं चलता, छूने से भी नहीं पता चलता। इनका D10 D11 में फ्रैक्चर हो गया था और उसके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। तो D10 के नीचे जो कमर के पास D10 रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे इनको कुछ भी सेंसेशन नहीं है और ना ही इनको कोई मूवमेंट खुद से हो पाता है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, धीरे धीरे पैरों के मूवमेंट को करवाना है। इनकी मसल्स इतनी ज़्यादा टाइट है, मेरे को बहुत ताकत लगानी पड़ रही है इनके घुटने को मोड़ने और सीधा करने के लिए। तो इनको बार बार सिखाना पड़ेगा आपको कि आप इनके हाथ को ऐसे धक्का मारें। जो भी एक्सरसाइजेस करवा रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट है या घर का कोई मेंबर है, वो ऐसे मूवमेंट करवाएं। इनको बोलें कि आप हमारे हाथ में धक्का मारें। तो इस प्रकार से कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे मूवमेंट आएगा, धीरे धीरे ये सीखेंगे। अभी आप देख सकते हैं खुद ही ये सारी चीज़ें जो हैं इनके कंट्रोल में नहीं है। ये जो पैर हिल रहा है, इनका वाइब्रेट कर रहा है इतना, और पैरों में ऑटोमेटिक मूवमेंट आ रहे हैं, जर्की मूवमेंट्स आ रहे हैं, ये सब स्पास्टिसिटी की वजह से आ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड इतना सेंसिटिव होता है, उसमें कुछ भी इंजरी होती है या कहीं से भी टच होता है तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। आप देख सकते हैं इनका पैर कितना वाइब्रेट कर रहा है। मैं कुछ भी मूवमेंट कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा भी टच कर रहा हूँ तो इनका रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे पैर के पंजों को मूवमेंट कर सकते हैं। दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक बार में 20 बार मूवमेंट करना है, दिन में 3-4 बार भी आप कर सकते हैं। शुरुआत में अगर पेशेंट अभी अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो आप कम कर सकते हैं, दिन में 1 ही बार कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब पेशेंट को आदत हो जाएगी तब आप 2 बार भी कर सकते हैं दिन में। तो पैर के पंजे को मूवमेंट करना है, इसके लिए आपको पैर के पंजे को ऊपर और नीचे करना है। ऐसे 20-20 बार करके दिन में 2-3 बार करना है। इस प्रकार से आप करते रहेंगे तो पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है स्पाइनल कॉर्ड में वो बेड सोर होने के हैं। बेड सोर क्यों होता है? अब क्योंकि हमारे नीचे जो पैर हैं, कमर है, घुटना है, ये सब मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मसल्स काम नहीं कर रही हैं, तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर हो नहीं पा रही है। और कंटिन्यूअसली हम लोग लेटे हुए हैं एक बेड में, तो वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से प्रेशर पड़ता है, और ग्रेविटी की वजह से प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे घाव होने लगता है, और घाव होते होते वो प्रेशर की वजह से घाव हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बेड सोर बोलते हैं। तो बेड सोर बहुत ख़राब चीज़ है फ्रेंड्स। बेड सोर होने के बाद काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, और इन्फेक्शन होने के बाद वो उसकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। तो आप सबसे पहले तो पेशेंट के बेड सोर को बचाएं। बेड सोर के बचाने के लिए आप इनको बार बार मूवमेंट करवा सकते हैं, करवट बदलवा सकते हैं हर आधे घंटे 1 घंटे में। उल्टा लेटाइए, करवट बदलवाइए, सीधा करवाइए। और इस प्रकार की स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब भी स्पास्टिसिटी ज़्यादा हो रही है, मूवमेंट इनवॉलेंट्री है, कंट्रोल में नहीं है, तो आप काफ मसल की स्ट्रेचिंग करिए। पैर के पंजे को पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचना है और इसको 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है। 2 मिनट तक जब आप होल्ड करके रखेंगे तो ये काफ की स्ट्रेचिंग कहलाएगी, और इससे जो इनका बार बार जर्की मूवमेंट आ रहा है, रिफ्लेक्स आ रहा है, ये धीरे धीरे कम होगा। और अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है या कुछ ऐसा पता भी नहीं चल रहा है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी है कि इनका लिगामेंट या इनका टेंडन टियर हो जाए। आपको हल्के से पकड़ करके ऊपर की तरफ खींच के रखना है, 2 मिनट का स्ट्रेचिंग करना है। ये हमने काफ स्ट्रेचिंग तो कर ली, अब मैं इनका प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट कर रहा हूँ।
पैर के पंजे को ऊपर और नीचे इतनी देखिए इतना टाइट है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है इनका मूवमेंट करने के लिए। तो आपको भी हो सकता है इनको ताकत लगानी पड़ जाए जो आपका पेशेंट है। हर एक पेशेंट यहाँ पे डिफरेंट होता है। हर किसी की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की रिकवरी अलग अलग होती है। किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, लेकिन रिकवरी देखिए होती है। मैं कहता हूँ सबकी रिकवरी होती है, लेकिन थोड़ा सा किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। तो आपको मूवमेंट और फिजियोथेरेपी बरकरार रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं दूसरे पैर का मूवमेंट किया है, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग की। तो ये दूसरा वाला जो पैर है जिसको मैंने नहीं पकड़ा है वो ऑटोमेटिक मूवमेंट करने लगा। ये चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे आपके भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को ऐसा हो सकता है। इसको एसोसिएटेड मूवमेंट भी कहते हैं। जब आप दूसरा मूवमेंट, एक पैर का मूवमेंट करते हैं तो दूसरे पैर का मूवमेंट ऑटोमेटिक होने लग जाता है। इसके लिए आपको दूसरे पैर को भी पकड़ करके रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो किसी को बोलिए, वो एक पैर को पकड़ेंगे और दूसरे पैर को आप एक मूवमेंट करते रहिए। जैसे अभी आप घुटना मोड़ रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, घुटना मोड़ रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। इसमें भी आप देखिए कि मैं बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है मेरे को, और ये पेशेंट का जो मसल्स है वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। इनसे पूछ रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता चल रहा है। सिर्फ जब हिल रहा है तो कमर के ऊपर जहाँ सेंसेशन है वहाँ इनको पता चल रहा है कि यहाँ कुछ वाइब्रेट हो रहा है, या जब ये देख रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से इनके लिए काफ मसल की स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप मूवमेंट कर सकते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन, पैर का पंजे का मूवमेंट ऊपर नीचे, घुटना मोड़ना, सीधा करना, एसएलआर कर सकते हैं, सीधा सीधा पैर ऊपर उठाना, नीचे करना, ये सारे मूवमेंट करिए। बटरफ्लाई मूवमेंट करवाइए। सारे मूवमेंट्स आपको 20-20 बार करवाने हैं और दिन में 2-3 बार करवाना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसा दर्द वगैरह हो रहा है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। इनको कोई भी शिकायत मत करिए। कोई भी शिकायत देने के लिए इनको परहेज करना है। सिकाई करने से क्या होगा, एक तो इनको सेंसेशन नहीं पता चल रहा है, तो सेंसेशन पता नहीं चलने से आपको ये बता नहीं पाएंगे कि कितना गर्म हो गया है, कितना ठंडा हो गया है, तो उसकी वजह से नया घाव तैयार हो सकता है। तो उसको आप अवॉइड करिएगा। अभी हम देखिए बटरफ्लाई मूवमेंट कर रहे हैं। ये आपके एडक्टर की स्ट्रेचिंग भी होती है और इनका जो हिप जॉइंट्स हैं वो फ्री होते हैं, वहाँ की जकड़न दूर होती है। तो इस प्रकार से भी आपको मूवमेंट करवाते रहना है। बटरफ्लाई मूवमेंट को भी आपको 20 बार करना है और इसको 2-3 बार करना है। ऐसे करते करते इनका मूवमेंट आने लग जाएगा। धीरे धीरे इनको सेंसेशन पता चलेगी। इनका बॉवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल भी नहीं है, इसीलिए इनको कैथेटर लगा हुआ है। जो भी इनका यूरिन आउटपुट होता है ये सब बैग में होता है, यूरिन बैग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा है कि कब इनका यूरिन पास हो गया या कब यूरिन आ रहा है, ना इनको कंट्रोल है ना कुछ पता चलता है। तो इसलिए कैथेटर बैग लगाया जाता है। अब हम कर रहे हैं हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज। दोनों घुटनों को मोड़ लिया, पैरों को स्टेबलाइज कर लिया। पेशेंट को बोलना है कि कमर को ऊपर उठाना है। तो इससे क्या है, हिप ब्रिजिंग होगी तो जो ग्लूटियल मसल्स है, कमर उठाने सीखेंगे पेशेंट, उठना सीखेंगे, कमर में थोड़ा थोड़ा ताकत आएगी। इस प्रकार से करते करते पेशेंट की रिकवरी जल्दी आएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।